अवतंज भी बने हुए हैं। अवतंज, हिंदुस्तान के अगर सोशल मीडिया को आप देखेंगे ना तो आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। लेफ्ट विंगर्स को भयंकर चढ़ाया जा रहा है राइट विंगर्स की तरफ से। अलग अलग तरीके के मीम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने वो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ये आइडियोलॉजिकल फाइट भी बनकर रह गई थी। सोचिए, मतलब अमेरिका में चुनाव हो रहा है, लेकिन बिकॉज ट्रम्प जो है वो अलाइंड है राइट विंगर, आप उनको कह सकते हैं, या वो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हैं, और यहाँ की सरकार भी उसी विचारधारा से ताल्लुक रखती है। तो फाइट ऐसी हो गई थी, ऐसे मीम भी निकल पड़े कि हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है कमला, समोदी यादव है, लेकिन पहली बार हुआ होगा जब दुआएं की जा रही होगी ना जीते तो ट्रम्प जीते। हाँ, तो आइडियोलॉजिकल की जहां तक बात है, तो आप देखिए कि ट्रम्प साहब शुरुआत से डेमोक्रेट रहे हैं, तो वो एज ए डेमोक्रेट भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग है वन वे और द अदर। ही इज अ बिजनेसमैन, तो उनका जो सारा नजरिया है बिजनेसमैन की तरह है। हाँ, और दूसरी बात ये देखिए कि जब वो रिपब्लिकन नॉमिनी और फिर राष्ट्रपति बन के व्हाइट हाउस में आए, तो जो रिपब्लिकन जिसको हम लोग कहते हैं इनसाइडर्स, उनसे उनको कोई कुछ बहुत मदद नहीं मिली जब राष्ट्रपति थे, और जब वो 2020 में वो चुनाव लड़े तब भी उनको बहुत ज्यादा उनको इनसाइडर्स से मदद नहीं मिली। सो ये कहना कि वो एकदम राइट विंगर है, आई डोंट थिंक सो। उनका भी पहले वो प्रो चॉइस रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बहुत हद तक पीएम मोदी पर भी लागू होती है। exactly. शुरुआती जो उनका स्ट्रगल रहा है, ऐसा कहते हैं कि बहुत उनको बीजेपी के अंदर से लोगों ने मदद नहीं की थी। ही इज हिज ओन मैन, और यही चीज ट्रम्प के साथ है। क्या ये कॉमन पॉइंट ऑफ ग्राउंड हो सकता है दोनों की यारी दोस्ती में? हो सकता है, जरूर हो सकता है। मैं उतना, मुझे डिटेल तो उनके अंदर की बात की पता नहीं है। जहाँ तक बिहेवियरली देखने में लगता है बहुत सी सिमिलरिटीज हैं उनको। जैसे अभियान भी देखिए, अभी तक पूरे चुनाव के दौरान उनको फासिस्ट, नाजी, हिटलर और तरह की बातें कहेंगे कि अगर ट्रम्प आ गए तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होंगे अमेरिका में, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये हम मोदी जी के भी कार्यकाल के उनका जो प्रोग्रेस देखेंगे, जब से वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने, और अभी तक वही चलता आ रहा है। फासिस्ट है, हिंदुत्ववादी है, ये है, वो है। तो उस तरह की बहुत सी अच्छा हुआ आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। इट वाज इम्पोर्टेंट। ये जो बार बार एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, एम्बेसडर शशांक, ये हमने हिंदुस्तान में भी देखा कि अगर मोदी आ गए तो भाई संविधान खतरे में पड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर अमेरिका में भी देखा गया था। एक नैरेटिव इसी तरीके का बनाने की कोशिश हुई थी कि डेमोक्रेसी डेड डेमोक्रेसी हो जाएगी अगर ट्रम्प आ गए तो। लेकिन फिर भी जनता ने उनको चुना। इसके माने क्या है? माने ये कि वोटर को पता है उसे क्या करना है। जी, अमेरिका भी उतना ही डिवाइडेड नेशन है जितना भारत है, और डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसलिए जो है पॉलिसी बहुत जल्दी जल्दी बदलती नहीं है। लेकिन ये देखना कि जो पोलस्टर्स हैं और जो सोशल मीडिया और मीडिया वाले लोग हैं, वो अपने अपने बटे हुए इतने तरीके से हैं कि वो एक ही दिशा में देखते हैं। अगर उनको कभी मोदी जी को कभी डिसाइड किया गया कि ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, सब नॉन हिंदू कम्युनिटीज विल बी टोटली demolished in India, they will have to run away from here, तो वही ट्रम्प साहब के लिए कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रम्प पे जब गोली चली और बच गए, तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि मैं इस देश को लीड कर सकूं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने भी यही कहा होगा कि देखो, मैं तो 1 महीने के लिए गया था और मेरे ऊपर इतने हत्यारा बनाने के मेरे ऊपर मुकदमे चला दिए गए थे गुजरात में 1992 के बाद में, तो मैं जो हूँ इसलिए बच के आ गया हूँ। और केदारनाथ चले गए थे, वो तो आना नहीं चाहते थे काम करने के लिए यहाँ पर, उनको भेजा गया कि भाई आपका तो समाज में काम करना है, आप कहाँ जा रहे हो कंदराओं के अंदर। तो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि सिमिलरिटीज है वो, लेकिन सिमिलरिटीज ये भी है कि जो वोटर है वो चुप हो जाता है। तो ट्रम्प का वोटर और मोदी का वोटर कई बार बहुत चुप रहता है,
वो कहता है कि भाई मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे अरे तो इससे के जो है फाशिस्ट के साथ में जा रहे हैं, तो वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब मौका आता है तो वोट दे के बता देता है कि भाई मेरा ये विचार है कि ये आदमी इतना बुरा नहीं है, बल्कि आप लोगों ने बहुत गड़बड़े करी हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब बाकी लोग ज्यादा बोलते हैं तो वोटर थोड़ा चुप हो जाता है। हरियाणा में हमने देखा है वो हाल अभी हाल में। तो और इसमें ना एम्बेसडर शशांक, जो पोलस्टर्स हैं उनके लिए जो एग्जिट पोल होते हैं, जो ओपिनियन पोल होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक इसमें भी, हरियाणा वाले में भी, एंड इनफैक्ट उससे पहले वाले में भी, एक के बाद एक। ये क्या बताता है एम्बेसडर सज्जनहार कि वोटर जो है वो, आप उससे सवाल पूछिए, वो जवाब वो नहीं दे रहा है जो वो देना चाहता है। वो कहता है जो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, तुम जो सुनना चाहते हो लो तुम्हें सुना देता हूँ। जी, आप ठीक कह रही हैं रुबिका। वही जो वोटर है बहुत ही गहन सोच होती है उसकी, और वो नैरेटिव्स कभी तक तो चल जाता है। देखिए, एक जो कहा गया है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो इसीलिए नैरेटिव जो हैं कुछ समय तक चल जाते हैं। यहाँ पर देखिए चल गया जब हमारे यहाँ वो फेडरल इलेक्शंस हो रहे थे, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहे थे, जो संविधान खतरे में है और जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगी। लोगों ने विश्वास किया है इसके ऊपर, यूपी में विश्वास किया है, जो भी नॉर्थ इंडिया बेल्ट है उसमें विश्वास किया है। इसीलिए आपने देखा है जो नतीजे आए हैं, जैसे आए हैं वैसे आए हैं, परंतु फिर उसको समझ आ जाती है। इनफैक्ट एम्बेसडर सज्जनहार, मैं यहाँ महाराष्ट्र में खड़ी हूँ, आप देखिए ना यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है नुकसान हुआ बीजेपी को, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि अमित शाह का एक फेक वीडियो चल गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। जी, वो एआई जनरेटेड, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और अभी वो मुद्दा जो है वो अब तक घर किया हुआ है लोगों में कि आरक्षण खत्म हो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल, ये वाले ऐसे नैरेटिव्स तो लोग बनाते रहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज भारत में भी जो है, हर दूसरे दिन एक नया, जिसे कहा जाए, शगुफा छोड़ देती हैं। उन्हें नहीं मालूम है कौन सा चल जाएगा। अगर चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो फिर अगले दिन कुछ और छोड़ेंगे। तो उसमें भी देखिए, जब ये आया था जो संविधान को बदलेंगे या फिर रिजर्वेशन खत्म होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया था जो ये चलने वाला है, क्योंकि राइट थिंकिंग पीपल नो जो ऐसा नहीं हो सकता है। और तब कितने तर्क दिए गए थे जो असल में किसी ने अगर संविधान को खत्म किया है तो 1975 में किया गया था। दूसरा, हाँ। जो राहुल गांधी ने वो जो एक कैबिनेट का नोट था उसको उन्होंने भरी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ कर उन्होंने उसमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस निर्णय को बदलना पड़ा। तो देखिए, ये तो ऐसे तो संविधान की धज्जियां किसी और ने उड़ाई है, परंतु इसका जो तोहमत है वो उनके ऊपर लग गई है और वो नैरेटिव चल गया। परंतु मेरे विचार से एक बारी चलेगा, शायद दूसरी बारी चलेगा। आप कह रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, पर ज्यादा देर नहीं चलेगा, पर नुकसान तो हो ही जाता है। आप बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं। अगर आप मुझे आधा मिनट दें रुबिका, तो आपने ये जो प्रश्न पूछा था, ट्रंप हमारे लिए सहायता करेंगे या हमारे लिए नुकसान करेंगे, तो उसका मैं जल्दी से जवाब दे दूं आपको, जो मैं समझता हूं। नहीं प्लीज, मैं चाहती हूं, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं आप चारों मेहमानों से चाहूंगी, लेकिन पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए। जी, मैं समझता हूं जो ट्रंप हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। अगर हम देखें, मैं अगर 100 की गिनती में करूं तो मैं समझूंगा 80-85% हमारे लिए फायदा होगा ट्रंप से, 15-20% हमारे लिए नुकसान हो सकता है, पर वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा जो हम उसको कैसे डील करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर लाना, उसमें ट्रंप हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। दूसरी है हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, क्योंकि अब चीन जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है पूरे दुनिया का, वो अमेरिका की सहायता से बना है, अपने आप नहीं बना है। तो हम हमारे लिए भी वो वहां पर बना सकता है। मार्केट, जो अपना मार्केट है अमेरिका का, उसके साथ हमें जोड़ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है, और हम अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो हमको एक्सपोर्ट्स चाहिए, हमको बड़े मार्केट चाहिए। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल हो, मार्केट हो, वो सब हमको अमेरिका दे सकता है। और अगर हम सामरिक क्षेत्र में देखें तो चीन के साथ, चीन को जो पुशबैक है हम देख रहे हैं, अभी भी चीन का
ये बहुत ही टैक्टिकल चीज Ambassador, हुई हो, पर ये जो रवैया आपने- बदला नहीं गया है। आप ये जो तीन चार चीजें आप कह रहे थे, इसमें कर सकता है, हो सकता है, ये संभावनाएं आप बार बार उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर नयन, कर सकता है, मैं अगर इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगेन, लेकिन 20 जनवरी को ओथ लेने के बाद ट्रम्प को अगर ग्रेट बनाना है अपने अमेरिका को, तो उसे एक नए साथी की जरूरत होगी, क्योंकि चीन तो अब उसका कंपेटिटर हो गया है। क्या सच में आपको नहीं लगता है, या वी आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि इंडिया को वो उस नजर से देखेगा? क्योंकि जैसा एम्बेसडर कह रहे हैं कि बगैर अमेरिका की मदद से चाइना थोड़ी ही वो उस्ताद बन सकता था जो आज की तारीख में वो खुद को बताता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। देखिए, पिछले सेगमेंट में मैंने एक बात कही भी थी। चाइना जो 1978 में जो द्वार खोला गया था, जिसे ग्रीन लाइन हम कहते हैं अपनी भाषा में, उस ग्रीन लाइन के चलते उनका एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ था। उसके पहले रूस, सोवियत यूनियन ने भी उन्हें बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज नहीं दिए थे, बढ़ते गए थे। और उसके एक पूरा के पूरा 1000 पन्ने का ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के पास एक दस्तावेज भी है, वो जो पढ़ेंगे उसको डिटेल्स से मिलेगी। तो निश्चित ही एक जो ट्रम्प, जिसे मैं मानता हूँ एक ट्रांजेक्शनल, जिसे शुरू में ही बोला था शशांक साहब ने, बड़ा ही उपयुक्त, जो गागर में सागर भरने वाली बात उन्होंने कह दी थी। और देखिए, आपको डील करना है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप एकदम वही रहेगा आपको। ये आज का शब्द है। आई थिंक दैट्स द टेक अवे। आई एम सॉरी मिस्टर नयन, एम्बेसडर शशांक, एम्बेसडर सज्जनहार और अवतंज, आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया। बहस आज नहीं हुई है, आज जिसे कहते हैं ना कि चिंतन और मंथन हुआ है, लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो एक बड़ा दोस्त चाहिए, जिसके कंधे पर कभी वो हाथ रख सके तो कभी वो हमारे कंधे पर। और ऐसा ही ट्रम्प और मोदी के केस में दिख रहा है। मुझे इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।